नमस्कार। आपका अखबार के रविवारी अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। कार्यक्रम शुरू करने से पहले एक आवश्यक सूचना आपको दे दें। सत्य से साक्षात्कार का जो कार्यक्रम है वो रविवार को रात 9 बजे आया करेगा और इसके अलावा बाकी दिन यानी सोमवार से शनिवार तक ये कार्यक्रम आप दोपहर 1 बजे से देख सकेंगे। अब बात करते हैं आज के मुद्दे की। पंजाब में 2027 में विधानसभा चुनाव है। इस समय पंजाब की राजनीति पूरे परिवर्तन के दौर से गुजर रही है और सबसे बड़ा परिवर्तन जो होता हुआ दिखाई दे रहा है वो भारतीय जनता पार्टी में। भारतीय जनता पार्टी अपनी पूरी रणनीति एक नए सिरे से निर्धारित कर रही है और वो ऐसी रणनीति है जिस पर भारतीय जनता पार्टी कभी नहीं चली, बल्कि मैं कहूं कि पंजाब की राजनीति में इस तरह की राजनीति का उसने विरोध किया, यानी पंथिक राजनीति। पंथिक राजनीति का समर्थन भले ही वो अकाली दल के साथ रही हो, लेकिन उसने मन से कभी किया नहीं, न उस रास्ते पर गई। भाजपा पहली बार उस रास्ते पर जा रही है। पंथिक राजनीति के जरिए, पंथिक राजनीति के प्लेटफॉर्म से वो सत्ता तक पहुंचना चाहती है। तो उससे पहले बाकी दलों की जरा बात कर ले। आम आदमी पार्टी की हालत सबसे खराब है, इसके बावजूद कि वो सत्ता में है। उसके मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान बेअदबी के मामले में फंस गए हैं। वो जनवरी में पेश हुए थे अकाल तख्त के सामने। उनका जो विवादित वीडियो है उसको लेकर चर्चा हुई। अकाल तख्त ने पहले उनसे कहा था किसी 2 लेबोरेटरीज के, फॉरेंसिक लेबोरेटरीज के नाम बता दीजिए सरकारी। उन्होंने कभी बताया नहीं। अकाल तख्त ने अपने तौर पर उसकी फॉरेंसिक जांच कराई और कहा कि ये वीडियो जो है बिल्कुल जेन्युइन है, सही है। और उसके बाद 5 साहिबान ने घोषणा की कि भगवंत सिंह मान जो पंजाब के मुख्यमंत्री हैं वो गुरु दोखी हैं और खालसा पंथ के विरोधी हैं। किसी मुख्यमंत्री को इतनी बड़ी सजा अकाल तख्त से इससे पहले कभी नहीं मिली थी। तो अब आम आदमी पार्टी फंस गई है। उसका मुख्यमंत्री और उसका सबसे बड़ा चेहरा पंजाब का, वो पंथ से एक तरह से आप कहिए कि तनखैया घोषित हो चुका है, यानी पंथ से निकाला जा चुका है। ऐसे में वो पंथ के समर्थकों का वोट कैसे हासिल करेगा, जिसकी कोई उम्मीद दिखाई नहीं दे रही है। पार्टी के खिलाफ जो एंटी इनकम्बेंसी है वो अलग से है। उसको कम करने के लिए कैश इंसेंटिव की घोषणा की है सरकार ने, लेकिन ऐसे समय में इन बातों का ज्यादा असर होता नहीं। तो जो सत्ता में है वो सत्ता से बाहर जाता हुआ दिख रहा है, लेकिन क्या सत्ता की दौड़ से भी बाहर हो जाएगा, ये अभी तय होना बाकी है। दूसरी पार्टी है जो सत्ता की प्रमुख दावेदार है, जो सत्ता में से पहले रह चुकी है, कांग्रेस पार्टी है। कांग्रेस पार्टी में अंदर के झगड़े इतने हैं। चरणजीत सिंह चन्नी जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, जिनको कैप्टन अमरिंदर सिंह को हटाकर 2022 में मुख्यमंत्री बनाया था कांग्रेस पार्टी ने, 2 सीटों से चुनाव लड़े, दोनों हार गए। कांग्रेस बुरी तरह से चुनाव हार गई। उन्होंने 3 जुलाई को अपने घर पर 74 नेताओं, जिनमें वर्तमान विधायक और पूर्व विधायक शामिल थे, उनकी बैठक बुलाई है। उनकी मांग है कि अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, जिनको प्रदेश अध्यक्ष बनाए रहने की घोषणा राहुल गांधी ने की है, उनको हटाया जाए। चन्नी को या तो प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाए या फिर मुख्यमंत्री पद के दावेदार के रूप में उनके नाम को पेश किया जाए। इससे कम पर कोई समझौता नहीं होगा। पंजाब के प्रभारी और छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री 5 दिन तक पंजाब में रहे, अलग अलग लोगों से मिलते रहे। उसके बाद लौटकर उन्होंने हाईकमान को अपनी रिपोर्ट दी। उसके बाद से कुछ हुआ नहीं है। चन्नी गुट जो है इस मुद्दे पर समझौता करने को तैयार नहीं है। ऐसे में इस बात की आशंका बढ़ती जा रही है कि चुनाव में कांग्रेस के 2 धड़े चुनाव में अलग अलग तौर पर उतरे हैं। चन्नी पार्टी से अलग भी हो सकते हैं। हालांकि चर्चा बहुत चली कि बीजेपी में जा सकते हैं, लेकिन उसकी संभावना दिखाई नहीं दे रही। बीजेपी भी चाहती है कि चन्नी अगर अलग लड़े तो बीजेपी के लिए ज्यादा फायदेमंद है। वो कार्ड जो 2022 में चला कांग्रेस ने कि दलित को मुख्यमंत्री बनाया, वो कार्ड उस पर उल्टा पड़ने वाला है। दलित को पार्टी से निकलने के लिए मजबूर करना पड़ेगा अगर चन्नी की बात के आगे राहुल गांधी झुकते नहीं है, तो जिसके अभी तक कोई संकेत दिख नहीं रहे। तो ये तो है नंबर 1 और नंबर 2 पार्टी का हाल। तीसरी पार्टी है अकाली दल।
अकाली दल के सुखबीर सिंह बादल पहले ही तनखैया घोषित हो चुके हैं, सजा काट चुके हैं और बेअदबी के मामले में वो फंसे थे। और उसके अलावा उनके पिता प्रकाश सिंह बादल, जिनको फखरे कौम का खिताब दिया था अकाल तख्त ने, वो खिताब वापस ले लिया गया क्योंकि डेरा सच्चा सौदा के राम रहीम पर आरोप था बेअदबी का और उसे उन्होंने माफ कर दिया था। तो पंथ की राजनीति के हिसाब से आम आदमी पार्टी और अकाली दल दोनों एक तरह से रेस से बाहर हो गए हैं। रेस से बाहर से मेरा मतलब पंथिक वोट की राजनीति से बाहर हो गए। प्रदेश की राजनीति में तो है, राजनीतिक दल है तो चुनाव लड़ेंगे तो है ही, लेकिन पंथिक वोट की राजनीति से ये दोनों दल बाहर हो चुके हैं और इसका नुकसान तो इन्हें उठाना ही पड़ेगा। सवाल है कि कितना। वैसे भी अकाली दल का कोई ज्यादा वजूद रह नहीं गया है पंजाब की राजनीति, लेकिन आम आदमी पार्टी और भगवंत सिंह मान के साथ ये जो हुआ है ये पूरे चुनाव की तस्वीर बदल सकता है, पंजाब की राजनीति की तस्वीर बदल सकता है। अब सवाल यह है कि भाजपा क्या कर रही है। भाजपा की नजर दलित वर्ग, पिछड़ा वर्ग, शहरी हिंदू और शहरी बनियों पर है। इन सबको मिलाकर लगभग 70% आबादी बनती है, लेकिन जट सिख को इग्नोर नहीं कर सकती बीजेपी, इसलिए जट सिख ढिल्लों को अपना प्रदेश अध्यक्ष बनाया है। इससे पहले सिख अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी का 26 साल पहले दयाल सिंह सोढ़ी बने थे। उसके बाद ब्राह्मण, बनिया और दलित जो है पंजाब में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बनते रहे हैं, लेकिन दयाल सिंह सोढ़ी खत्री सिख थे, वो जट सिख नहीं थे। पंजाब में अब तक जो 13 मुख्यमंत्री बने हैं उनमें से 11 जट सिख समुदाय से आते हैं। इसलिए जट सिख की आबादी जितनी भी हो उनका प्रभाव बहुत ज्यादा है राजनीति पर, समाज पर, अर्थव्यवस्था पर, हर तरह से। इसलिए उनको इग्नोर नहीं कर सकती। तो बीजेपी ने जो है ढिल्लों को, जो जट सिख है, प्रदेश अध्यक्ष बनाया है। रवनीत सिंह बिट्टू केंद्रीय मंत्री बनाया था, उनको राज्यसभा भेजा था, लेकिन उनकी राज्यसभा की टर्म खत्म हो गई, अब मंत्री भी नहीं रह गए, वहां से भी इस्तीफा हो गया, वो विधानसभा का चुनाव लड़े। इन 2 जट सिखों पर भाजपा पंजाब में दांव लगा रही है। अब कितना ये जट सिख वोट ला पाएंगे ये देखने की बात होगी। लेकिन आप पंजाब का भूगोल अगर देखें तो उसमें मालवा सबसे बड़ा इलाका है, जहां से विधानसभा की 117 में से 69 सीटें आती हैं। और यहां पिछली बार पूरी तरह से दबदबा था आम आदमी पार्टी का। इससे पहले भी भारतीय जनता पार्टी को गठबंधन में अकाली दल के साथ जो 23 सीटें मिलती थी उनमें से कोई सीट मालवा में नहीं मिलती थी, वो दोआबा और माझा में मिलती थी। पिछली बार यानी 2022 में जो 2 सीटें बीजेपी जीती वो दोआबा से जीती। तो भाजपा का मालवा में कोई जनाधार नहीं है। 2012 तक मालवा में काफी प्रभाव था अकाली दल का। 2012 में वो 56 सीटें जीती थी। 2017 में घटकर 15 रह गई और 2022 में 3 सीटों पर आ गई अकाली दल। और ये सब हुआ बेअदबी के मामले में अकाली दल और सुखबीर बादल का फंसना। और सुखबीर बादल की जो राजनीति थी, जिस तरह की राजनीति करते थे, जिस तरह का भ्रष्टाचार था और हाई हैंडेडनेस जो उनकी राजनीति का स्टाइल था, उसकी वजह से पंजाब के लोगों के दिल से अकाली दल और सुखबीर बादल उतर गए। उसका नुकसान केवल सुखबीर बादल को नहीं हुआ, प्रकाश सिंह बादल जो कद्दावर नेता थे पंजाब के, उन पर भी पड़ा। वो अपनी विधानसभा की सीट 2022 में हार गए। पंजाब में दलित समाज की आबादी है तो 32% के करीब, 31.94%, लेकिन ये आपस में बटे हुए हैं। एक होकर, एक मुश्त होकर किसी को वोट नहीं देते। इसीलिए कांशीराम जो कि पंजाब से ही थे, उनको लग रहा था कि दलित राजनीति का जो उभार होगा वो पंजाब से होगा। उन्होंने कोशिश की, पंजाब में उनको सफलता नहीं मिली, आखिर में उत्तर प्रदेश में उनको सफलता मिली थी। लेकिन मैं बात कर रहा था बीजेपी की। बीजेपी क्या कर रही है? बीजेपी ने पहली बार ऐसा किया है कि दमदमी टकसाल ने इस बार ऑपरेशन ब्लू स्टार की बरसी मनाई, हमेशा मनाते हैं। उसके कार्यक्रम में महाराष्ट्र से जो फडणवीस सरकार में मंत्री हैं गिरीश महाजन, उनको भेजा। वो इस कार्यक्रम में शामिल हुए और ख़ास बात यह है कि इस कार्यक्रम में भिंडरावाले की फ़ोटो लगी हुई थी।
आमतौर पर भाजपा भिंडरावाले की फोटो जहां लगी हो, याद करिए यहां तक कि जिस गुरुद्वारे में लगी हो वहां भी जाने से इनकार कर देते थे भाजपा के नेता। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। इसके अलावा एक घटना घटी उत्तराखंड में। उत्तराखंड के कर्णप्रयाग में नागरासु गुरुद्वारा है। इस गुरुद्वारे के रास्ते से ही हेमखंड साहिब की यात्रा जाती है। इस गुरुद्वारे की छत पर आधा दर्जन निहंग सिखों ने कब्जा कर लिया। वह यह था कि उससे पहले कुछ दिन पहले रुद्रप्रयाग में झगड़ा हुआ था, उसमें 4 निहंग सिखों की गिरफ्तारी हो गई थी। उनको छुड़ाने के लिए उसके विरोध में गुरुद्वारे के प्रबंधक को उन्होंने बंधक बना लिया और वहां पर जो सेवादार थे उनसे मारपीट की, लोगों पर हमला किया, उसके बाद पुलिस पर हमला किया, आईटीबीपी को बुलाना पड़ा। अब यही भाजपा की जो पंजाब की राजनीति है उसने काम करना शुरू किया। कायदे से तो सुरक्षा बल जो है वो उनको हटाते, उन पर कब्जा करते, उनकी गिरफ्तारी होती, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। एक भी निहंग सिख गिरफ्तार नहीं हुआ। पंजाब से निहंग सिखों के एक दस्ते को बुलाया गया, उन लोगों ने इनसे बात की और समझौता हुआ। और समझौते के बाद उन लोगों ने वो जगह खाली कर दी, लेकिन उनमें से किसी के खिलाफ कोई एक्शन, पुलिस एक्शन नहीं हुआ। तो भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड और उसके अलावा हरियाणा के जरिए पंजाब में अपना प्रभाव बढ़ाना चाहती है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, मैंने पहले भी बताया था कि काफी समय से लगे हुए हैं। अलग अलग समाज की वो अब तक 70 सभाएं कर चुके हैं पंजाब में। उसके अलावा अब सतीश पुनिया जो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष थे राजस्थान के, अब राज्यसभा में आ गए हैं, उनको भी पंजाब में भारतीय जनता पार्टी ने लगाया। तो भारतीय जनता पार्टी ग्राउंड लेवल पर बहुत तेजी से काम कर रही है पंजाब में। लेकिन असली परिवर्तन जो है वो पंथिक राजनीति में भाजपा की एंट्री की है। ये पहली बार हो रहा है कि भाजपा पंथिक राजनीति में पंजाब में एंटर कर रही है। उत्तराखंड में जो घटना हुई और भगवंत सिंह मान के साथ जो घटना हुई, भगवंत सिंह मान को जो सजा मिली उसका समर्थन किया बीजेपी ने। इसके जरिए एक संदेश दिया पंथिक मतदाताओं को और पंथिक राजनीति का समर्थन करने वालों को कि वो सरकार पर पंथ के प्रभुत्व को स्वीकार करती है। यानी पंथ की ताकत चुनी हुई सरकार से ज्यादा है और चुनी हुई सरकार पंथ के प्रति जवाबदेह है। ये भाजपा की राजनीति में एक पैराडाइम शिफ्ट है। इससे पहले इस तरह की राजनीति भाजपा ने पंजाब में कभी नहीं की। पंथिक राजनीति को इस तरह से न तो स्वीकृति दी और अपनाने की तो बात ही बहुत दूर थी। लेकिन पंजाब में एक और फोर्स है, अमृतपाल लोकसभा सदस्य है। उसके अलावा इंदिरा गांधी के हत्यारे के बेटे सरबजीत खालसा, ये दोनों लोकसभा सदस्य हैं और ये पंथिक वोट से जीते। तो पंथिक वोट इनको ज्यादा मिलेगा इस बात की संभावना है। लेकिन भाजपा को संभावना इसलिए दिख रही है कि पंथिक वोट से आम आदमी पार्टी, खासतौर से भगवंत सिंह मान के खिलाफ अकाल तख्त का जो फैसला आया है उसके बाद भाजपा को लग रहा है कि अब पंथिक वोट आम आदमी पार्टी को नहीं मिलेगा। और इस वोट की दावेदारी में कांग्रेस पार्टी ने कोई बहुत बढ़ चढ़कर रुचि नहीं दिखाई है। तो भाजपा को लगता है कि अगर कांग्रेस को मिलेगा भी तो वो भी इसमें एक दावेदार हो सकती है। और आप देखिए भाजपा जितने सिखों को ले आई है पार्टी में बाहर से, इनमें से ज्यादातर लोग ऐसे हैं, या लगभग कह सकते हैं सभी ऐसे हैं, जो भिंडरावाले के समर्थक और प्रशंसक हैं, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ क्या क्या नहीं बोलते रहे हैं। लेकिन उन सब बातों को माफ करके भाजपा इनको ले आई है पार्टी में। ये कितने प्रभावी होंगे, इनका जनाधार क्या है, किसी को मालूम नहीं है। लेकिन इतना सबको पता है ये भिंडरावाले के समर्थक है और भिंडरावाले के समर्थकों से भाजपा को कोई परहेज नहीं है। ये पहली बार सामने आ रहा है। भाजपा ऐसे लोगों को गले लगाने के लिए तैयार है जो भिंडरावाले के समर्थक है, प्रशंसक है। तो पंजाब में पंथिक राजनीति में भारतीय जनता पार्टी की एंट्री हो रही है। इसका चुनाव नतीजों पर क्या असर पड़ेगा ये बताना अभी मुश्किल है। लेकिन ये एक नई राजनीतिक पहल शुरू की है भारतीय जनता पार्टी ने और उसको लगता है कि इसी राजनीति के जरिए वो जट सिखों को साध सकती है। इसी राजनीति के जरिए वो अपना जनाधार बढ़ा सकती है।
इसी राजनीति के जरिए वो हिंदू, सिखों, दलितों, ओबीसी इस समाज के अलावा अपना जनाधार बढ़ा सकती है। समय बहुत ज्यादा है नहीं। क्या भाजपा ऐसा कर पाएगी, ये किसी को मालूम नहीं है, लेकिन भाजपा इसकी पूरी कोशिश कर रही है, ये साफ साफ दिखाई दे रहा है। तो भाजपा चारों तरफ से पंजाब की राजनीति में अपनी पकड़ और पहुंच बनाने की कोशिश कर रही है। कितनी सफलता मिलेगी ये तो 27 में पता चलेगा, लेकिन भाजपा ने अपने पुराने सिद्धांत से पंजाब की राजनीति के लिए समझौता कर लिया है, ये साफ साफ दिखाई दे रहा है। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। नमस्कार।